द डायरी ऑफ ए सीईओ द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ स्टीफन बार्टलेट द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने 8 शक्तिशाली कानूनों पर प्रकाश डाला है जो जीवन बदल रहे हैं। स्टीफन बार्टलेट एक बेहद सफल उद्यमी हैं। उन्होंने दुनिया के सैकड़ों सबसे प्रसिद्ध सफल लोगों का साक्षात्कार लिया है और इसलिए यदि आप व्यक्तिगत विकास या उद्यमिता में रुचि रखते हैं या आम तौर पर जीवन के लिए सलाह देते हैं तो मुझे आशा है कि आप इस सारांश का आनंद लेंगे। कानून नंबर 1, अपनी 5 बाल्टियां सही क्रम में भरें। तो यहाँ विचार यह है कि जब हमारी व्यावसायिक सफलता की बात आती है तो हम सभी के पास 5 बाल्टी होती हैं। बकेट नंबर 1 वह है जो आप जानते हैं, अन्यथा इसे आपका ज्ञान कहा जाता है। बकेट नंबर 2 वह है जो आप कर सकते हैं, यानी आपका कौशल। बकेट नंबर 3 वह है जिसे आप जानते हैं, यानी आपका नेटवर्क। बकेट नंबर 4 वह है जो आपके पास है, यानी आपके संसाधन। और बकेट नंबर 5 वह है जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, यानी आपकी प्रतिष्ठा। और यहाँ विचार यह है कि व्यावसायिक सफलता में इन 5 बाल्टी को भरना शामिल है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से इसमें उन्हें क्रम में भरना शामिल है। वह लिखते हैं कि हम आम तौर पर अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत ज्ञान, स्कूल, विश्वविद्यालय वगैरह प्राप्त करके करते हैं और जब इस ज्ञान को लागू किया जाता है तो हम इसे एक कौशल कहते हैं। जब आपके पास ज्ञान और कौशल होता है तो आप दूसरों के लिए पेशेवर रूप से मूल्यवान बन जाते हैं और आपका नेटवर्क बढ़ता है। नतीजतन जब आपके पास ज्ञान, कौशल और एक नेटवर्क होता है तो संसाधनों तक आपकी पहुंच बढ़ जाती है। और एक बार जब आपके पास ज्ञान, कौशल, एक मूल्यवान नेटवर्क और संसाधन होंगे तो आप निस्संदेह प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। अब यह कानून जब ठीक से लागू किया जाता है तो वास्तव में निर्णय लेने में मदद कर सकता है जब यह आता है कि आपके करियर और आपके जीवन के साथ क्या करना है। तो मान लीजिए कि आप युवा हैं और आप अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं। यह मॉडल सुझाव देता है कि आपको आम तौर पर ऐसे करियर या नौकरी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपको ज्ञान और कौशल सिखाती है, और आपको उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपको संसाधन या प्रतिष्ठा या नेटवर्क प्रदान करेंगी। इसका मतलब यह है कि यदि उदाहरण के लिए आप ऐसी नौकरी में हैं जहां आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं तो शायद थोड़ा बदलाव पर विचार करने का समय आ गया है, भले ही वह नौकरी आपको अधिक से अधिक पैसा दे रही हो। यहाँ दूसरी बात यह है कि ये पहली 2 बाल्टियां, ज्ञान और कौशल, वे 2 बाल्टियां भी हैं जिनके साथ वास्तव में कोई कर नहीं जुड़ा है, लेकिन साथ ही ये 2 बाल्टियां हैं जो किसी भी प्रकार के पेशेवर भूकंप का सामना कर सकती हैं, क्योंकि वह इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आप अपनी नौकरी खो देते हैं और अचानक रातों रात संसाधन, नेटवर्क और प्रतिष्ठा खो देते हैं, फिर भी आपके पास अपना ज्ञान और आपके पास अभी भी आपके कौशल हैं। लेखक लिखता है कि जो लोग सोना जमा करते हैं उनके पास क्षण भर के लिए धन होता है। जो लोग ज्ञान और कौशल जमा करते हैं उनके पास जीवन भर धन रहता है। सच्ची समृद्धि वह है जो आप जानते हैं और जो आप कर सकते हैं। और जो सबक मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सीख रहा हूँ वह हर हफ्ते या शायद हर दिन अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करने का पूर्ण महत्व है। यह बहुत आसान है, खासकर जब कोई व्यवसाय चला रहे हो, खासकर जब एक टीम का प्रबंधन कर रहे हो और जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हो, जैसा कि मुझे यकीन है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही है। आपको शायद लगता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन विशेष रूप से वास्तव में व्यस्त लोगों के लिए हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए
एक नए क्षेत्र का पता लगाने के लिए समय निकालते हैं जो हमारी मदद कर सकता है, हमारे व्यवसाय में या हमारे स्वास्थ्य में या हमारे रिश्तों में या हमारे जीवन में, यह ज्ञान और कौशल की बाल्टी भरना जारी रख रहा है। और ये ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ अत्यधिक जटिल हो जाती हैं। कानून नंबर 2, पूछो बताओ मत। यह शक्तिशाली प्रश्नों की शक्ति के बारे में है। सही शक्तिशाली प्रश्न पूछने से हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर और इसलिए हमें मिलने वाले परिणामों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ कुछ प्रभावशाली प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहेंगे। नंबर 1, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? नंबर 2, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? नंबर 3, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसे करना चाहूंगा? नंबर 4, अगर मैं मोटे तौर पर उन चीजों को दोहराऊं जो मैंने आज अपने पूरे जीवन में की, तो क्या इससे मुझे वह जीवन मिलेगा जो मैं चाहता हूं या वह जीवन जो मैं नहीं चाहता? और मुझे शक्तिशाली प्रश्नों की ये सूचियां एकत्र करना पसंद है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो मैं खुद से पूछना पसंद करता हूँ, लेकिन ये ऐसे प्रश्न भी हैं जो मैं अन्य लोगों से पूछना पसंद करता हूँ यदि मैं किसी मित्र या किसी चीज के साथ एक लघु प्रकार का व्यवसाय या जीवन कोचिंग सत्र कर रहा हूँ। मैं बस इनमें से कुछ प्रश्न उठाऊंगा और वे आम तौर पर लोगों को वास्तव में कठिन सोचने और उनके व्यवसाय या उनके जीवन के बारे में दिलचस्प निष्कर्षों पर पहुंचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी, जिसे मैं अब अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, वह है किसी विशेष व्यवहार को प्रेरित करने के लिए एक कथन को प्रश्न में बदलने की शक्ति। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मैं आज जिम जाऊंगा, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वह सुबह है जब मैं अपने दिन की योजना बनाता हूँ, मैं खुद से पूछता हूँ क्या मैं आज जिम जाऊंगा। यदि आप अपने आप से वह प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका उत्तर हाँ में देते हैं, तो आपके व्यवहार को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना है, बजाय इसके कि यदि आपने सुबह ही अपने आप से यह कथन कहा था कि मैं आज जिम जाऊंगा। वह लिखते हैं कि हाँ या ना वाले प्रश्न के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको खुद को धोखा देने की कोई गुंजाइश नहीं देता है। यह आपको किसी न किसी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए मजबूर करता है। नियम संख्या 3, हमेशा अपनी पहली नींव को प्राथमिकता दें। अब एक कहानी है जो उन्होंने वॉरेन बफेट द्वारा ओमाहा, नेब्रास्का में कुछ छात्रों को दी गई बातचीत की पुस्तक में बताई है। जब मैं 16 साल का था तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें थीं, लड़कियां और कारें। मैं लड़कियों के साथ बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कारों के बारे में सोचा। मैंने लड़कियों के बारे में भी सोचा, लेकिन कारों के मामले में मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी थी। मान लीजिए कि जब मैं 16 साल का हुआ तो मुझे एक जिन्न दिखाई दिया और उस जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कार देने जा रहा हूँ। यह कल सुबह यहाँ होगा और इस पर एक बड़ा धनुष बंधा होगा, बिल्कुल नया, और यह सब आपका है। जिन्न की सारी कहानियां सुनने के बाद मैं कहूँगा, इसमें क्या गड़बड़ है? और जिन्न उत्तर देगा, केवल एक ही पकड़ है। यह आखिरी कार है जो आपको अपने जीवन में मिलने वाली है, तो इसे जीवन भर चलना होगा। यदि ऐसा होता तो मैं एक कार चुन लेता, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह जानते हुए कि यह जीवन भर चलेगी, मैं इसके साथ क्या करूंगा? मैं मैनुअल को लगभग 5 बार पढ़ूंगा। मैं इसे हमेशा गैराज में रखूंगा। अगर थोड़ा सा भी गड्ढा या खरोंच होती तो मैं उसे तुरंत ठीक करवा देता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें जंग लगे। मैं उस कार को गोद में ले लूंगा क्योंकि उसे जीवन भर चलना होगा। यह बिल्कुल वही स्थिति है जिसमें आप अपने मन और शरीर के संबंध में हैं। आपको केवल एक मन मिलता है और आपको केवल एक शरीर मिलता है और इसे जीवन भर रहना होता है।
अब उन्हें कई वर्षों तक चलने देना बहुत आसान है, लेकिन यदि आप उस मन और उस शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं तो 40 साल बाद कार की तरह ही विनाश हो जाएगा। यह वही है जो आप अभी आज करते हैं। यह निर्धारित करता है कि आपका दिमाग और शरीर अब से 10, 20 और 30 वर्षों तक कैसे काम करेगा। आपको इसका ख्याल रखना होगा। और इसलिए यह वह विचार है जिसे स्टीफन ने पुस्तक में आपकी पहली नींव कहा है। आपका स्वास्थ्य आपकी पहली बुनियाद है। और एक चीज जो मैं वास्तव में इस प्रकार की गैरकाल्पनिक स्वसहायता पुस्तकों से लेता हूँ, वह यह है कि अगर मैं सिर्फ किताब पढ़ रहा हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह पढ़ रहा हूँ और इसे उजागर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ रहा हूँ। और इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूँ कि मैंने कुछ कार्रवाई बिंदु उठाए हैं। यदि मुझे कभी किताब पढ़ते समय या वीडियो देखते समय या पॉडकास्ट सुनते समय प्रेरणा का वह क्षण मिले तो मैं वहीं पर उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसलिए यहाँ कार्रवाई बिंदु मैं ऐसा था, वो बकवास, मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ। और इसलिए मैंने जो किया वह यह था कि मैंने वहाँ कार्रवाई की और फिर मैंने अपना कैलेंडर खोला और यह पता लगाने की कोशिश की, ठीक है, मुझे हर हफ्ते जिम में 3 सत्र करने की जरूरत है और मुझे लचीलेपन, गतिशीलता और स्ट्रेचिंग को भी थोड़ा अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसलिए मैंने अब प्लेएबिलिटी नाम का यह ऐप डाउनलोड कर लिया है, जहां ज्यादातर रातें मैं इस तरह की 20 मिनट की स्ट्रेचिंग रूटीन करता हूं, जो आराम पाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैंने सप्ताह में 3 बार एक निजी प्रशिक्षक के साथ सत्र भी फिर से शुरू कर दिया है। और निजी प्रशिक्षक को बुक करने और उनके लिए अग्रिम भुगतान करने से यह अतिरिक्त दबाव और जवाबदेही जोड़ता है और यह मुझे वास्तव में जिम जाने के लिए मजबूर करता है, जो कि वह चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। मूलतः जिस भी व्यक्ति से मैंने बात की है जिसके पास निजी प्रशिक्षक है, वह कहता है कि यह एक बहुत 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 ही आरओआई सकारात्मक व्यय है। और वास्तव में यदि आप जिम जाने में संघर्ष करते हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में संघर्ष करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं वह उस धन की तुलना में कहीं अधिक लाभांश देगा जो आप वस्तुतः किसी भी अन्य चीज में निवेश कर सकते हैं। और वास्तव में मैं इनमें से कई व्यवहारों के बारे में जिस तरह से सोचता हूँ वह यह है कि यह सब उस बिंदु तक पहुँचने के बारे में है जहाँ वह व्यवहार ऑटो पायलट पर है, यानी यह एक आदत बन जाती है। अभी मेरे लिए सप्ताह में 3 बार नियमित रूप से जिम जाना और वास्तव में जिम में कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त आदत नहीं है। मुझे इसमें मजा नहीं आता। मेरी पूरी किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी चीजों को अच्छा महसूस कराने के बारे में है। और इसलिए जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, ठीक है, मैं जिम जाने को कैसे अच्छा महसूस कराऊं। अगर मुझे कोई निजी प्रशिक्षक मिलता है जिसके बारे में मुझे पता है कि वह मुझे प्रेरित करने के लिए मौजूद है और मैं उस निजी प्रशिक्षक से कहता हूँ, अरे देखो, मुझे बस प्रेरणा की जरूरत है। नियम संख्या 4, आपको छोटी छोटी बातों पर पसीना बहाना चाहिए। अब जब उत्पादकता की बात आती है तो एक सामान्य चीज जो आप सुनेंगे वह है 80 से 20 नियम। उन 20% इनपुट पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आपको 80% आउटपुट मिलेंगे। यह पेरेटो सिद्धांत है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत महत्व है। लेकिन फिर भी सिक्के के दूसरे पहलू का भी महत्व है, जो यह है कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए पसीना बहाना चाहिए। अब स्टीफन बार्टलेट का पॉडकास्ट द डायरी ऑफ ए सीईओ पूरी तरह से अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। यह इस वर्ष के कुछ महीनों में जो रोगन से भी अधिक तेजी से बढ़ने जैसा है।
और पुस्तक में वह इस बारे में बात करता है कि वह कैसे सोचता है कि उसका पॉडकास्ट इतनी तेजी से विकसित हुआ है। लेखक लिखते हैं कि मेरी राय में रहस्य यह है कि मैंने अब तक जिन भी टीमों का सामना किया है, उनकी तुलना में हम छोटी छोटी चीजों पर अधिक पसीना बहाते हैं। हम हजारों छोटी छोटी जानकारियों के प्रति आसक्त रहते हैं और मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग इसे तुच्छ, पागलपन या समय की बर्बादी कहकर खारिज कर देंगे। और यह 80 से 20 सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। और पुस्तक में वह काइज़ेन के जापानी दर्शन के बारे में बात करते हैं, जो आपने देखा होगा, जो मूल रूप से समय के साथ निरंतर छोटे सुधार हैं। वह लिखते हैं कि काइज़ेन दर्शन में नवाचार को एक वृद्धिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह आगे बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि दैनिक आधार पर हर जगह छोटे छोटे तरीकों से छोटी चीजों को बेहतर बनाने के बारे में है। और इसलिए कार्रवाई का बिंदु या यहाँ आपके लिए विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि आपके जीवन का एक क्षेत्र क्या है जिसमें हर दिन छोटे मोटे सुधार लाने का प्रयास करने से आपको लाभ होगा। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, यह काम में हो सकता है, यह रिश्तों में हो सकता है, यह इन तीनों में भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से सोचने और समय के साथ चीजों को हमेशा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करने का बहुत महत्व है। अब मैं अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करता हूँ, वह इन छोटे छोटे सुधारों, इन छोटे बदलावों को खोजने का प्रयास करना है, जो समय के साथ मिलकर एक बड़ा परिणाम देंगे। नियम संख्या 5, आपको विचित्र व्यवहार की ओर झुकना चाहिए। और यहाँ विचार यह है कि जब आपका सामना ऐसे विचारों या स्थितियों या सूचनाओं से होता है जो आपको समझ में नहीं आती हैं और आपको अजीब लग सकती हैं, तो हम झुकने के बजाय झुकने का लक्ष्य रखना चाहते हैं। अब जब लोग परिवर्तन का सामना करते हैं, तो बाहर झुकना वही होता है। वे इसे लेकर चिंतित हैं और इस वजह से वे नई तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके बजाय विचार यह है कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो आपको दिलचस्प या विचित्र या अजीब लगती है, या जो आपको समझ में नहीं आती है, तो विपरीत दृष्टिकोण अपनाएं। चीज में झुकना चुनें। अपने आप से पूछें, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ उस पर विश्वास क्यों कर रहा हूँ? क्या यह संभव है कि मैं गलत हूँ? क्या मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? क्या मैं इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा? क्या मैं पार्टी लाइन का पालन कर रहा हूँ? क्या ये मेरी अपनी मान्यताएं हैं या मेरे जैसे लोगों की मान्यताएं हैं? अब जिस तरह से मैं इसे अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से लागू कर रहा हूँ, वह यह है कि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ मैं किसी और की सफलता देखूंगा। यह मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब उस संदर्भ में एक दृष्टिकोण यह होगा कि थोड़ा झुकें, ऐसा कहें, ओह, यह शायद सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह लड़की वास्तव में अच्छी दिखती है, या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि दर्शक अजीब हैं, या क्योंकि लोगों का ध्यान इन दिनों फैला हुआ है। यह दुबला-पतला दृष्टिकोण होगा। लेकिन मैं जो करने की पूरी कोशिश करता हूँ वह यह है कि जब मैं ऐसी स्थिति देखता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आती है, तो मैं झुक जाता हूँ और सोचता हूँ, हाँ, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना लोकप्रिय बना रहा है? आइए मैं विनम्रता के साथ यह समझने का प्रयास करूं कि मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। यह हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। और बी, यदि हम व्यवसाय और जीवन में सफलता के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलने की अधिक संभावना है। यदि आप प्रतिस्पर्धी शर्तों में सोचना चाहते हैं, यदि आप यह समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया का अत्यधिक मूल्यांकन किए बिना। इसके बाद हम नियम संख्या 6 पर आते हैं। आपको प्रतियोगिता में असफल होना ही होगा।
और मूल रूप से वह यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि जब व्यवसाय की बात आती है तो जिस तरह से आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलते हैं वह उन्हें विफल करके उनकी तुलना में अधिक प्रयोग करके होता है। और जितना अधिक आप इन विफलताओं के लिए प्रयास करेंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप उन प्रयोगों से सीखने जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक महान उद्धरण है। उन्होंने कहा, आपको अपने बड़े निर्णयों पर 100% निश्चितता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, 51% प्राप्त करें। और जब आप वहां पहुंचें तो तुरंत निर्णय लें और इस तथ्य के साथ निश्चिंत रहें कि आपने जो जानकारी आपके पास थी उसके आधार पर निर्णय लिया। विचार यह है कि आपको अपूर्ण जानकारी मिली है, लेकिन यदि आपको वह निर्णय 100 बार लेना पड़े तो क्या आप औसतन सकारात्मक परिणाम देंगे या आप औसतन नकारात्मक परिणाम देंगे? और यदि आपको लगता है कि किसी निर्णय का सकारात्मक परिणाम आना 51% निश्चित है तो आपको निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि आप 100% निश्चित नहीं हो सकते। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि यह कैसे बढ़ने वाला है। सफलता की आपकी परिभाषाओं के आधार पर आपको पता नहीं है कि यह सफल होगा या नहीं। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मान लीजिए 100 समानांतर ब्रह्मांड जहां आप अभी इसे देख रहे हैं, आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं या आप वह कौशल सीखते हैं या आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और वह दिलचस्प काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं। यदि आप यह कार्य 100 बार करते हैं तो यह कैसा दिखेगा, इसका प्रयास करें और मॉडल बनाएं। और फिर औसतन क्या आप बेहतर परिणाम देने वाले हैं या आप बदतर परिणाम देने वाले हैं? और आम तौर पर अधिकांश निर्णयों में हमारे आराम क्षेत्र से दूर जाना और एक नए क्षेत्र में जाना शामिल होता है, जब तक कि इसमें वह क्षेत्र शामिल न हो जो हमें शेर द्वारा खा जाने वाला हो। कानून संख्या 7 स्टीफन बार्टलेट इसे नकारात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह उसी तरह की बात है। मूल रूप से वह जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह आपके द्वारा लिए जा रहे बड़े निर्णयों पर पूर्व परीक्षण करने का विचार है। अब पूर्व मृत्यु तब होती है जब आप भविष्य में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और कल्पना करते हैं कि यदि स्थिति आपकी योजना के अनुसार काम नहीं करती तो क्या होगा। और मुख्य प्रश्न जिसका वह वर्णन करता है वह यह है कि यह विचार विफल क्यों होगा। और ऐसा करने का तरीका यह है कि मान लीजिए कि आप कल्पना कर रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। एक बार जब आप एक योजना बना लें तो अपने आप को भविष्य में 3 महीने के लिए प्रोजेक्ट करें। कल्पना करें कि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा है और आपको अपनी नौकरी पर वापस जाना पड़ रहा है। वह शीर्ष 3 कारण क्या हैं जिनकी वजह से यह चीज विफल हो सकती है? कारण नंबर 1 यह हो सकता है कि आपको इसका अंदाजा ही नहीं था। कारण संख्या 2 यह हो सकता है कि आपको पर्याप्त लीड नहीं मिली। कारण नंबर 3 यह हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों और परिवार से इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो कि आपने फैसला कर लिया हो, मैं बस अपनी दैनिक नौकरी पर वापस जा रहा हूं। और अब जब आप जानते हैं कि वे शीर्ष 3 कारण क्या हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि अच्छा, इन शीर्ष 3 कारणों के वास्तव में घटित होने के जोखिम को कम करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं। अब इस बिंदु पर 2 चीजों में से एक घटित होगी। नंबर 1, या तो आप उस स्थिति के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे जो उत्पन्न होती है क्योंकि आपने पहले से ही यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या गलत हो सकता है। या नंबर 2, जब आप अपनी नकारात्मक अभिव्यक्ति या अपनी क्रिस्टल बॉल विधि करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वास्तव में हम यह काम नहीं करना चाहते हैं। और यही वह चीज है जिसके बारे में स्टीफन कहानी में बात करता है।
वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वह कुछ पॉडकास्ट नेटवर्क शुरू करने जा रहे थे और उनके पास ये सभी मेहमान, ये सभी शो और ये सभी हस्तियां इसके लिए बुक थीं। और फिर इस चीज में कई लाख डॉलर का निवेश करने के बाद उन्होंने अपनी टीम से पूछा, यह विचार विफल क्यों हो सकता है? और वे कारणों की एक लंबी सूची लेकर आए कि क्यों यह चीज विफल हो जाएगी। और उन्हें एहसास हुआ, रुको, यह देखते हुए कि अब हमने देखा है कि यह चीज विफल क्यों होने वाली है। हम वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि यह चीज वास्तव में विफल हो सकती है। और अंत में हम कानून संख्या 8 अनुशासन समीकरण पर आते हैं। यह कानून स्पष्ट रूप से आपको एक सरल अनुशासन समीकरण के माध्यम से यह सिखाता है कि आप जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसमें कैसे अनुशासित रहें और हमारी किसी भी महत्वाकांक्षा में सफल होने के लिए अनुशासन ही अंतिम रहस्य क्यों है। यह समीकरण यह है कि अनुशासन लक्ष्य का मूल्य और लक्ष्य का इनाम घटाकर लक्ष्य की लागत है। और इसलिए इस समीकरण के आधार पर यदि आप उन चीजों को करने के लिए अधिक अनुशासन चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपको लक्ष्य का मूल्य बढ़ाने की जरूरत है, यानी आपका कारण कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं। दूसरे, आपको खोज का प्रतिफल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए इसे और अधिक मजेदार बनाएं, इसे अच्छा महसूस कराएं। और तीसरा, खोज की लागत कम करें, इसलिए इसे कम बुरा महसूस कराएं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।